नमस्कार व्यूअर्स। होप आप सभी स्वस्थ होंगे और इस सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए आइए देखते हैं आज का प्रश्न। वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य शुक्ल ने यह किस काल के लिए कहा है? तो यह कहा है उन्होंने रीतिकाल के लिए। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई अगर चाहे तो इसको श्रृंगार काल कह सकता है, लेकिन स्वयं उन्होंने इसे रीतिकाल ही कहा। जबकि एक और प्रश्न बनता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार काल कहा है रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है। मतीराम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। आगे है हमारे पास भूषण की प्रसिद्ध रचनाएं हैं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। शिवराज भूषण में 105 अलंकार निरूपक हैं। भूषण किसके दरबारी कवि थे? शिवाजी के दरबारी कवि थे। जी हाँ, छत्रपति शिवाजी के। और रीतिकाल के वीर रस के एक प्रमुख कवि थे और इन्हें भूषण की उपाधि प्रदान की थी चित्रकूट के राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र शाह ने। आगे है हमारे पास राजा जयसिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्य तो भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी का भी नहीं किया गया है। शुक्ल का यह कथन है जी सुखदेव मिश्र के लिए। और सुखदेव मिश्र की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन है? वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसायर्णव और कौन है? अध्यात्म प्रकाश। जी हाँ। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न है आचार्य शुक्ल के अनुसार तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार ये 4 भाई हैं और चारों के चारों ने रचनाएं की हैं। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर ये चारों भाई थे। ठीक है। निम्न कवियों की रचनाएं हैं रस रहस्य है जी कुलपति मिश्र की। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। रस रंग कवि गवाल की रचना है। फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव सुखदेव मिश्र की रचना है। हालांकि यह प्रश्न रिपीट हो चुका है पीछे भी। नेक्स्ट है हमारे पास आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है महाराजा विश्वनाथ सिंह इसके राइटर हैं। कहाँ के राजा थे ये? तो रीवा नरेश यानी कि मध्य प्रदेश के राजा थे। कौन? महाराजा विश्वनाथ सिंह जिन्होंने की आनंद रघुनंदन नाटक लिखा है ब्रज भाषा में। प्रताप शाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक रस निरूपक ग्रंथ है। एक और प्रसिद्ध रचना है प्रताप शाही की, कौन सी है? काव्य विलास। और एक और महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये व्यंग्यार्थ कौमुदी है तो यह होगी प्रताप शाही की। अगर पूछा जाएगा कविता कौमुदी तो वह होगा रामनरेश त्रिपाठी की रचना। ठीक है। आगे देखते हैं पद्माकर भट्ट का कौन सा ग्रंथ भक्ति और विराग से संबंधित है? ऑप्शंस है आपके पास पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा या हिम्मत बहादुर बिरुदावली। तो इनमें से जो भक्ति और विराग से संबंधित ग्रंथ है इनका वह है आपका प्रबोध पचासा। हालांकि सभी रचनाएं पद्माकर भट्ट की ही हैं। और दूसरी बात, ये रीतिकालीन प्रसिद्ध अंतिम कवि माने जाते हैं पद्माकर। निम्न रचना और रचनाकार संगत हैं यानी कि सही हैं। नवरस तरंग रचना है रसलीन की। जगत विनोद है पद्माकर भट्ट की। रस पीयूष निधि है आपके सोमनाथ की। और सरस्वती कंठाभरण रचना है जी भोजराज की। कवि कुल कंठाभरण है कवि दूल्हा की रचना। यहाँ पे ध्यान से इनको याद रखना है कि सरस्वती कंठाभरण भोजराज की है और कवि कुल कंठाभरण कवि दूल्हा की रचना है। ठीक है। आगे है कृपा राम कृत हित तरंगिणी जो कि 1541 में प्रकाशित हुई थी। एक रीति ग्रंथ है। यह किस छंद में लिखी गई है? तो यह जो है दोहा छंद में लिखी गई है कृपा राम की हित तरंगिणी। ठीक है। आगे देखते हैं रहीम ने किस कवि के एक छपे छंद पर 36 लाख रुपए दे डाले थे? वाव। तो कवि गंग के बारे में पता है ना आपको, जिसको हाथी से कुचलवा दिया था।
गिर ने और कवि गंग जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। जब इन्हें हाथी से कुचलवाया जा रहा था तो उन्होंने कौन सा दोहा कहा था? कभू न भड़वा रण चढ़े, कभू न बाजी बम्ब, सकल सबाही प्रणाम करी, बिदा होत कवि गंग। तो इस तरह से इन्हें याद किया जाता है। मतीराम की ऐसी कौन सी रचना है जो किसी आशयदाता के सानिध्य में नहीं लिखी गई है? तो ये है जी रसराज। ठीक है, वैसे तो आपको पता है रीतिकाल के सभी कवि किसी न किसी के आश्रय में रहे हैं और उन्हीं के मतलब राजाओं के आश्रय में रहते हुए उनकी प्रशंसा में, उनके गुणगान में उन्होंने अपनी कृतियां, रचनाएं लिखी हैं। लेकिन इसमें रसराज ऐसी रचना है जो किसी भी राजा के सानिध्य या आश्रय में नहीं लिखी गई। आगे का प्रश्न है हमारे पास, ललित ललाम है कैसा ग्रंथ है? अलंकार निरूपक ग्रंथ। अब ये निरूपक क्या होते हैं किसी वीडियो में आपको मैं अच्छे से बताऊंगी, पर फिलहाल आप इतना याद रखें कि अलंकार निरूपक यदि ग्रंथ है तो उसमें अलंकारों का बड़ी बारीकी के साथ, उसके हर पहलू के साथ उसका विवेचन किया होगा। और जैसे हम बोलते हैं रस निरूपक, तो उसमें रसों का विवेचन किया होता है, हर दोहे में, हर जिस भी छंद में वो लिखी जाती है। ठीक है, तो भूषण को किसने कवि भूषण की उपाधि दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। रिपीटेड प्रश्न है और साथ ही भूषण की और कौन कौन सी रचनाएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रीतिकाल के कवियों में सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो यहाँ पर पद्माकर की प्रशंसा करते हुए आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि सहृदय समाज इन्हें बहुत श्रेष्ठ स्थान देता है और ऐसा सर्वप्रिय कवि रीतिकाल में बिहारी को छोड़ के कोई दूसरा और नहीं है। शुक्ल का यह कथन था। आगे देखते हैं। संगत रचनाएं हैं प्रबोध पचासा, पद्माकर भट्ट की रचना है, नवरस तरंग वेणी प्रवीण की रचना है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है, सुधा निधि तोष निधि की रचना है और रसपीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। छत्र प्रकाश के रचनाकार हैं लाल कवि। जी हाँ, 1658 में इनका जन्म हुआ था और 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये लाल तैलंग ब्राह्मण थे जो कहा जाता है कि नागनाथ की 10वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। और साथ ही ये महाराज छत्रसाल के दरबारी कवि थे तथा उन्हीं के साथ एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इनकी और भी रचनाएं हैं विष्णु विलास और राज विनोद, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अतः जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी। देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। शुक्ल यह किसके संदर्भ में कहते हैं? तो देखिए, पद्माकर भट्ट की प्रशंसा में शुक्ल जी ने यह कहा है कि जिस प्रकार ये परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी, क्योंकि रीतिकाल का अंतिम कवि पद्माकर भट्ट को माना है आचार्य शुक्ल ने। और क्या कहा कि देश में जैसा इनका नाम गूंजा वैसा फिर आगे चलकर किसी और कवि का नहीं। तो ये पद्माकर भट्ट की प्रशंसा में आचार्य शुक्ल ने ऐसा कहा है। आगे का अंतिम प्रश्न है, बोधा कवि का अन्य नाम बुद्धिसेन था। इनकी कविता की एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि जैसे दाता कहा सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, आप को न चाहे ताके बाप को न चाहे। ये पन्ना दरबार में रहते थे और कहा जाता है कि प्यार से महाराजा इन्हें बोधा कहते थे, जबकि इनका असली नाम बुद्धिसेन था। आइए जानते हैं कवि बोधा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हम जानते हैं, बोधा का जन्म राजापुर जिला बांदा में हुआ। यह सरयू पारी ब्राह्मण माने जाते थे और इनका मूल नाम बुद्धिसेन था। शिवसिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म संवत 1804 यानी कि सन 1747 ईस्वी में हुआ था। इनका काव्य काल जो संवत में देखा जाए तो 1830 से लेकर 1860 यानी कि 1773 ईस्वी से 1803 ईस्वी माना जाता है। ये पन्ना दरबार में सुभान नामक वैश्य से प्रेम करते थे और ऐसा कहा जाता है कि राजा खेत सिंह ने नाराज होकर इनको एक बार 6 महीने का देश निकाला दे दिया था, तो तब जाकर उन्होंने वीरा वारिश की रचना की थी। के द्वारा कही गई कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं जैसे कि अति खीन मृणाल के तरहों ते नहीं, ऊपर पांव दे आबनो है, दाता कहाँ सूर कहाँ, सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिए,
कबहू मिली वो वह धीरज ही में धैर्य करें। यानी कि यह अपनी प्रेमिका के विषय में इन्होंने कहा है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। एक सुभान के आनन पर कुर्बान, जहां लगी रूप जहां को। जान मिले ते जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। वाह वाह! ये इन्होंने अपनी प्रेमिका सुभान के बारे में ही कहा है। हिली मिली जाने तासो मिली के जनावे हित, हित को ना जानो ताको हितु ना बसी है। वाह! मान गए बोधा जी। बोधा जी की रचनाएं देखते हैं, वीरा वारिश और इश्कनामा। तो भाई अपनी प्रेमिका सुभान के प्रति ही इन्होंने ये सारी रचनाएं की हैं। वीरा वारिश के बारे में है कि सुभान के वियोग में इन्होंने वीरा वारिश की रचना की। आलम की माधव नल कम कंदला पर आधारित रचना है बोधा की, जो वीरा वारिश है, और यह एक प्रबंध काव्य माना जाता है। इश्कनामा के बारे में है कि विरह सुभान दंपति विलास इश्कनामा रचना है, और यह एक श्रृंगार परक रचना है और मुक्तक रचना है। इनके द्वारा कहे कुछ प्रमुख कथन हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से कही है। आचार्य शुक्ल ने कहा है ये बोधा के बारे में। व्याकरण दोष होने पर भी इनकी भाषा चलती और मुहावरेदार है। यह भी आचार्य शुक्ल ने ही कहा है बोधा के विषय में। बोधा बेधड़क होकर निसंकोच बात करते हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है बोधा के बारे में। नेजे कटारी और कुर्बान बाली बाजारी ढंग की रचना भी इन्होंने कहीं कहीं की है, ऐसा आचार्य शुक्ल ने कहा है। यह भावुक और रसज्ञ के कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल इन्होंने कई रीति ग्रंथों में लिखकर अपनी मौज के अनुसार फुटकर पदों की रचना की है। आचार्य शुक्ल ने बोधा के विषय में यह सब कहा है जो परीक्षा उपयोगी है। और चूंकि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज चला रही हूँ मैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हिंदी के तमाम उन विद्यार्थियों तक वीडियो पहुंचाएं और इस परिवार को बढ़ाने में अपना सहयोग दें। और कहते हैं ना कि करो वही जो मन को भाए, है ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं आपके साथ। नमस्कार।